नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कि हिमाचल प्रदेश जो है, हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं और आप सबने ये सुना भी होगा। बहुत बढ़ा चढ़ा करके इसकी बात की गई कि हिमाचल प्रदेश जो है वो पूर्ण साक्षर प्रदेश बन चुका है। यानी कि उसकी जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। 99% से अधिक लिटरेसी रेट जो है वो आज हिमाचल प्रदेश का हो चुका है। आप सभी बहुत खुश फील कर रहे होंगे। आप सभी को लग रहा होगा कि ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो आज एक इतना बड़ा प्रदेश बन चुका है, एक इतना उन्नत प्रदेश बन चुका है कि उसके अंदर जितने भी जो लोग रह रहे हैं वो सभी के सभी साक्षर हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज मैं उजागर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, मेरी बात को पूरा ज़रूर सुनिएगा, बीच में से इसे स्किप मत करिएगा। हिमाचल प्रदेश बना है पूर्ण साक्षर प्रदेश, और पूर्ण साक्षर प्रदेश का मतलब यही होता है कि आपके प्रदेश के अंदर अगर 95% से अधिक लोग साक्षर माने जाते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड है जो सरकार ने तय किया हुआ है, उस स्टैंडर्ड के अंतर्गत अगर कोई भी जो है वो उस स्टैंडर्ड को मीट करता है, उस मिनिमम थ्रेशोल्ड से ऊपर है, तो 95% से अधिक जैसे ही वो नंबर होता है, हम कह देते हैं कि वो प्रदेश जो है वो नंबर 1 बन चुका है, वो पूर्ण साक्षर प्रदेश बन चुका है, उसका लिटरेसी रेट बहुत हाई है। और ये जो लिटरेसी रेट हाई नापने का जो तरीका है, यही अपने आप में फॉल्टी तरीका है, और वो क्यों फॉल्टी है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि जब हम ये तय करते हैं, जब ये मापदंड बनाए जाते हैं कि किस तरीके से ये कहा जाएगा कि कौन साक्षर है कौन नहीं है, तो उन मानदंडों को जब बनाने के लिए ये एक तरीके से एक सैंपल को लेते हैं। सैंपल का मतलब है कि मान लीजिए अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से 10 लोगों को या 20 लोगों को ये पूछेंगे, और 20 लोगों से वो सवाल किए जाएंगे। 20 लोगों को देखा जाएगा कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं उनके सवालों के ऊपर, किस तरीके से वो क्या चीज़ को पढ़ पा रहे हैं, क्या कुछ लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, और उसके आधार पर ये तय किया जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये साक्षर व्यक्ति माना जाएगा, लिटरेट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। और इसके ऊपर मैंने कुछ तथ्य निकाले हैं, तो मैं आपके साथ वो तथ्य भी शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूं कि साक्षरता को कैसे नापा जाता है। तो देखिए, 2 तरह के स्टैंडर्ड हैं। एक तो सेंसस स्टैंडर्ड है। सेंसस स्टैंडर्ड के आधार पर कोई भी जो 7 साल से अधिक का आयु का जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को ये देखा जाता है क्या वो सिंपल लिख सकता है, क्या वो सिंपल पढ़ सकता है। कोई भी सिंपल चीज, कोई भी सिंपल पैराग्राफ उसको दिया जाएगा, क्या वो पढ़ सकता है किसी भी भाषा में। भाषा इसमें कोई मायने नहीं रखती है। ये नहीं है कि इंग्लिश में ही आपको कोई चीज पढ़नी है या हिंदी में ही आपको कोई चीज पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी भाषा में आप कोई भी एक पैराग्राफ अगर पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, तो इसका सबसे पहला ये है मानदंड है। तो इसको हम बोलते हैं सेंसस मानदंड, और इसको तय किया जाता है 7 साल से कोई भी जो अधिक आयु का व्यक्ति है उसके लिए। दूसरा जो स्टैंडर्ड है इसके ऊपर, वो है उल्लास स्टैंडर्ड। उल्लास स्टैंडर्ड के आधार पर थोड़ा सा इन्होंने इसको बढ़ाया। उसमें ये कहा कि आप किसी भी भाषा में किसी चीज को लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, वो पहली चीज है। दूसरा, क्या आप बेसिक अरिथमेटिक को परफॉर्म कर सकते हो। बेसिक अरिथमेटिक का मतलब होता है यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये 4 चीजें क्या आप अच्छे तरीके से कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो कोई भी जो व्यक्ति है, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो नहीं पढ़ा लिखा है, और अगर वो ये चीज जानता है, उसको वो ये सिंपल मैथमेटिक्स यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना आता है, जो कि आमतौर पर लोगों को आता ही है जो अपना काम भी करते हैं, चाहे वो छोटा काम करते हैं, चाहे रेडी भी चलाते हैं। अगर आप उनसे पूछो, हो सकता है उनके पास मैथमेटिकल क्वालिफिकेशन ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये सिंपल मैथमेटिक्स परफॉर्म करते हैं। तो ये इसका मानदंड भी यही कहता है कि अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स को परफॉर्म कर सकते हो तो आपको लिटरेट माना जाएगा। फिर इसमें तीसरी चीज आती है कि डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ क्रिटिकल लाइफ स्किल्स। अब क्रिटिकल लाइफ स्किल्स के अंदर इन्होंने डिजिटल लाइफ स्किल और फाइनेंशियल लाइफ स्किल्स को डाला है, यानी कि डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी। अब डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी क्या चीज है। डिजिटल लिटरेसी का मतलब है कि आमतौर पर क्या आप अपना फोन इस्तेमाल कर सकते हो, क्या आप डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आप ऑनलाइन पेमेंट करना है, उस तरीके की चीजों को क्या आप इस्तेमाल कर सकते हो। और फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है क्या आपको इतनी समझ है कि क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, पैसा आना क्या है और पैसा जाना क्या है। आमतौर पर अगर वो चीजें आपको समझ में आती हैं तो आपको लिटरेट माना जाता है। अब ये जो मानदंड है ये अपने आप में गलत इसलिए है क्योंकि इसी में कोर में ये चीज कह दी गई है कि फॉर्मल एजुकेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर यू आर लिटरेट और नॉट। यानी कि अगर आप फॉर्मली पढ़ाई आपने की है, यानी कि अगर आपने कोई एजुकेशन किया है, चाहे वो डिग्री हो, चाहे वो मैट्रिकुलेशन हो, चाहे +1 +2 हो, जितनी भी आपकी कोई क्वालिफिकेशन है वो इसमें मायने नहीं रखती है। आप क्वालिफाइड हो या आप क्वालिफाइड नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
सरकार सिर्फ ये देखना चाहती है कि आप सिंपल लिख सकते हो, सिंपल पढ़ सकते हो, क्या सिंपल मैथमेटिक्स परफॉर्म कर सकते हो, क्या आपको डिजिटल जो भी आजकल चल रही है ऑनलाइन चीजें उसके बारे में आपको कुछ पता है, क्या आप उसे परफॉर्म कर सकते हो, और क्या आपको फाइनेंशियल चीजों के बारे में पता है, थोड़ा बहुत ये कि आपका पैसा कैसे जमा होगा, इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, वो सब चीजें अगर आपको पता है तो आपको लिटरेट मान लिया जाएगा। तो ये अपने आप में कितना गलत है। सबसे पहली बात तो इसमें यही गलत है कि आपने फॉर्मल एजुकेशन को इसका पार्ट ही नहीं बनाया है। अब कितने ऐसे लोग हैं जो हो सकता है फॉर्मली एजुकेटेड ही ना हो, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्री हो ही ना। तो जब आपने डिग्री को पार्ट ही नहीं बनाया है, आप किस तरीके से ये कह देते हो कि आपका जो प्रदेश है वो पूर्ण साक्षर बन चुका है। पूर्ण साक्षर का मतलब ये होना चाहिए कि आपकी एक मिनिमल क्वालिफिकेशन को तय कर देना चाहिए कि जितने भी लोग ग्रेजुएट हैं वो उसमें पूर्ण साक्षर माने जाएंगे। अगर कोई ग्रेजुएट नहीं है, अगर ग्रेजुएट से नीचे है, तो उसको पूर्ण साक्षर नहीं माना जाएगा। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब भी आप एक ग्रेजुएट लेवल से नीचे के लेवल की आपकी एजुकेशन होती है तो आपको जॉब मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सरकार ने भी अपनी सरकारी जॉब्स में बहुत ज्यादा संशोधन किए हैं जिसमें उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन को तय किया हुआ है। तो जब सरकार अपनी क्वालिफिकेशंस में आपको नौकरी देने के समय में वो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन को तय कर रही है, तो सरकार अपने आप को नापने के लिए ये अपने क्वालिफिकेशन को इसका हिस्सा क्यों नहीं बना रही है। इसका मतलब सरकार किसी ना किसी तरीके से बचना चाह रही है। सरकार ये दिखाना नहीं चाह रही है कि असल मायने में कितने ऐसे लोग हैं जो पूर्ण साक्षर हैं। आपको एक झूठा नंबर दे दिया जाता है, आपको एक झूठी बात बता दी जाती है, आपको ये कह दिया जाता है कि पूर्ण साक्षर का मतलब हो गया कि 99% से अधिक लोग हिमाचल प्रदेश के बहुत अच्छे तरीके से पढ़े लिखे हैं। ये आपके दिमाग में यही बात आएगी। अगर मैं आपको ये कह दूं कि हिमाचल प्रदेश 99.8% जो है पूर्णतः साक्षर बन चुका है, तो आपके दिमाग में यही आएगा कि 99% से अधिक जो लोग हैं वो अच्छे पढ़े लिखे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, कतई भी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो क्या बेसिक चीजें परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और यही तो अपने आप में गलत है। सरकारें अपने आप को मापने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को देखने के लिए इस तरह के नंबर्स को दिखाती है, जनता के सामने पेश करती है, जनता को बताती है कि देखो हमने कितना अच्छा काम किया और कितना अच्छा हम काम कर रहे हैं जिसकी वजह से साक्षरता बढ़ रही है। लेकिन साक्षरता तो बढ़ नहीं रही है असल में। आपको तभी पता चलेगा अगर आप उसमें एक मिनिमम क्वालिफिकेशन का थ्रेशोल्ड डालोगे। अगर वो आप कहते हो कि ग्रेजुएट से ऊपर कितने लोग हैं, अगर आप उनको काउंट करोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि असल रूप में कितने साक्षर लोग हैं। और इसके साथ मुझे लगता है एक मानदंड और होना चाहिए जो इसके साथ ही जोड़ा जाना चाहिए, और वो होना चाहिए रोजगार का मानदंड। आज हम कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर है, लेकिन रोजगार जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ है। बेरोजगारी की दर इतनी ज्यादा क्यों है, बेरोजगारी के मामले में हिमाचल प्रदेश अव्वल क्यों आ रहा है। क्या इसके बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए? क्या हमें यह पता नहीं होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में अगर पूर्ण साक्षरता है उसके बावजूद भी इतने सारे लोग बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? क्यों डिप्रेशन हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है? क्यों ड्रग्स हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है? आज का नौजवान क्यों परेशान है? क्यों धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं? क्यों नौजवान ये बार बार कह रहा है कि उसे नौकरी नहीं दी जा रही है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि सरकारी नौकरियां नहीं खोली जा रही हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि जो सरकारी नौकरियां खोली भी जा रही हैं उसमें आपको अच्छी तरीके से तनख्वाह नहीं दी जा रही है? तो ये सब बातें अपने आप में क्या जरूरी नहीं है? क्या ये सरकार की परफॉर्मेंस को शो नहीं करती? ये सब चीजें जो हैं ये सब इसके साथ मिली होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप साक्षरता की बात भी जब कर रहे हो तो उसमें भी आपको डिग्री को इंक्लूड करना चाहिए, साथ ही साथ आपको नौकरियों को भी इंक्लूड करना चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिग्री से ज्यादा क्वालिफिकेशन ली है, मिनिमम ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट से अधिक उन्होंने क्वालिफिकेशंस ली हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको डायरेक्ट नौकरी मिली है, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई पूरी करते ही जो है सरकारी नौकरी प्राप्त की है या गैर सरकारी नौकरी प्राप्त की है। और साथ ही साथ ये भी उसमें होना चाहिए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको एक सही सैलरी पे नौकरी मिली है। आज हम ये देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारें भी जब नौकरी निकालती हैं तो वो नौकरियों में सैलरीज को 5 या 10 हजार रख देती हैं। तो ये जो 5 या 10 हजार की नौकरी जब वो किसी को दे रहे होते हैं, और वो भी खास करके कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्स की नौकरी होती है, तो उस नौकरी से किसी का क्या घर चलेगा, ये हमको समझना चाहिए। दूसरी जो इसमें एक बहुत बड़ी कमी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उजागर करना चाहता हूं, और वो कमी ये है कि ये जब साक्षरता दर को नापते हैं तो उसके लिए एक सेंसस को जब किया जाता है उसमें कुछ लोग होते हैं सरकारी जो ये जा करके ये सारी चीजें असेस करते हैं। और असेसमेंट करने के लिए वो किसी ग्रुप को लेते हैं, वो जाएंगे एक सैंपल ग्रुप लेंगे। सैंपल ग्रुप का मतलब होता है कि अगर बहुत ज्यादा लोग हैं, अब मान लीजिए आप हिमाचल प्रदेश की ही बात लें तो 75 लाख के आसपास जो हिमाचल प्रदेश की आबादी है, तो हर एक व्यक्ति से तो देखिए जाकर के ये पूछा नहीं जा सकता कि वो साक्षर है या नहीं है।
तो उसको चेक करने के लिए, उसको नापने के लिए उसका एक टेस्ट रखा जाता है। और वो टेस्ट कैसा है? वो टेस्ट ऐसा है कि कुछ लोग जो सरकारी हैं वो जाते हैं, एक सैंपल को चुनते हैं, उस सैंपल से वो कुछ डिस्कशन करते हैं, कुछ सवाल वो सैंपल से पूछते हैं। साथ ही उनके पास एक किताब का पर्चा होता है और उस किताब के पर्चे को वो दिखाते हैं। वो उनसे पूछते हैं, क्या तुम इसको पढ़ सकते हो? क्या तुम इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हो जो उसमें लिखा है? क्या तुम इसके बारे में कुछ लिख सकते हो? बस इतना सा वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और ये टेस्ट परफॉर्म करने के बाद वो ये तय करते हैं कि साक्षरता दर कितनी है। यानी कि अगर मान लीजिए 100 लोगों का सैंपल उन्होंने लिया, तो अगर 100 लोगों में से 90 लोग जो है वो लिख सकते हैं, तो ये कह देंगे कि साक्षरता दर 90% है। लेकिन ये अपने आप में कितना गलत है? आप सैंपल अपनी मर्जी से कुछ भी चुन सकते हो। आप तो पढ़े लिखे लोगों का सैंपल भी चुन सकते हो, आप उन लोगों का सैंपल भी चुन सकते हो जो ऑलरेडी अच्छी नौकरी कर रहे हो। तो ये सैंपल कौन चुनेगा? सबसे पहली बात, ये कौन तय करेगा कि सैंपल क्या होगा? दूसरी बात, सवाल क्या पूछे जाएंगे, इसे कौन तय करेगा? तीसरी बात, जो ये एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है, ये बहुत पुराना स्टैंडर्ड है, तो इस स्टैंडर्ड को भी तो बदलना चाहिए। क्या आपका जो ये मानदंड है ये बदलना नहीं चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि इसे दोबारा से असेस करना चाहिए, अच्छे तरीके से असेस करना चाहिए और हर व्यक्ति को ये बताना चाहिए कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? अगर क्वालिफिकेशन को आधार बना दिया जाए तो ये बहुत आसान हो जाएगा। 75 के 75 लाख जो हिमाचल प्रदेश की आबादी है, आप उनसे सीधा डायरेक्ट एक सवाल पूछ सकते हैं कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। उसे ऑनलाइन कोई भी आप वेबसाइट बना दीजिए, उस वेबसाइट में अपना क्वालिफिकेशन डाल दो, उससे अपने आप आइडिया हो जाएगा कि टोटल नंबर कितना है, 75 लाख में से कितने लोग जो हैं वो क्वालिफाइड हैं। उससे अपने आप आपको पता चल जाएगा कि वो साक्षर हैं या नहीं है। लेकिन आपने इस तरीके का कोई सिस्टम ही नहीं रखा हुआ, आपने अपनी मर्जी का एक सिस्टम तैयार कर दिया है। और मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताइए कि आखिरी बार आपने कब इन लोगों को देखा था? आखिरी बार कब आपने ऐसा देखा कि आपसे ये सवाल किया गया कि आप कितने साक्षर हैं? सच्ची सच्ची रूप में दिल से ये बात बताइएगा, झूठी बात मत करिएगा, कोई ऐसी बात मत करिएगा, कोई पार्टी की तरफ की बात मत करिएगा। सीधी साफ सुथरी बात कीजिए कि आपने आखिरी में कब ऐसा देखा अपनी आंखों के सामने, जब कुछ सरकारी लोग आए हों और उन्होंने साक्षरता नापी हो। कभी भी नहीं देखा होगा, मैंने तो कभी भी नहीं देखा। आज मैं 40 साल से ऊपर हो चुका हूं। मैंने अपने 40 साल के जिंदगी में, जब मैं हिमाचल में भी था पहले, चलिए कुछ साल तो मैं अपने बाहर के निकाल देता हूं, हिमाचल से बाहर के, लेकिन जब तक मैं हिमाचल में था मैंने तब भी अपनी आंखों के सामने कभी भी किसी सरकारी व्यक्ति को आते हुए नहीं देखा जिसने ये साक्षरता के बारे में सवाल किया हो। और जब मैं शहरों में भी रहा हूं तो मैंने वहां पे भी कभी नहीं देखा। तो ऐसा नहीं है कि हिमाचल में या गांव में ऐसा नहीं हुआ हो और शहरों में हो गया हो, ऐसा नहीं है। तो ये ना जाने किसका सैंपल बनाते हैं, ना जाने किस सैंपल के आधार पर ये तय करते हैं, अपने आप ही ये मानदंड बनाते हैं, अपने आप को ये खुद मानदंडों पे खुद ही असेस करते हैं, खुद को ही नंबर देने हैं। इसका मतलब ये है कि टेस्ट भी खुद बनाना है, मतलब क्वेश्चन भी खुद बनाने हैं, आंसर भी खुद लिखने हैं और टीचर भी खुद ही हैं, चेक भी खुद को ही करना है और रिजल्ट भी खुद ही बनाना है। तो अगर आपने सब चीजें अपने आप ही करनी है तो अपने आप को आप अच्छा ही दिखाएंगे, कोई गलत थोड़ी दिखाएगा अपने आप को। लेकिन सच्ची बात इसमें यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर आप उनको साक्षर मानते भी हैं तो हम खुद देखते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आज भी लिखना पढ़ना नहीं आता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बेसिक अपनी स्किल्स नहीं मालूम है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि किस तरीके से हम जो है अपनी बेसिक जिंदगी को गुजारेंगे। और इलेक्शंस में ये बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। इलेक्शंस के दौरान इसे ये कह दिया जाता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि देखिए हमने कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर दिया, कितने बढ़िया तरीके से हम अपने राज्य को आगे लेकर के चल रहे हैं। लेकिन असल जिंदगी में ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। हमारा जो राज्य है वो किस तरीके से नीचे गिर रहा है, कैसे गहरे गड्ढे में वो गिर रहा है, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। आपको भी ये मालूम है, आप अपने आसपास देख ही रहे हो, आपका जो सिटी का डिजाइन है वो कितना घटिया डिजाइन है। तो अगर कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने सिटी बनाई होती तो उस तरीके से तो नहीं बनाई होती। आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम अच्छे तरीके से पढ़े लिखे होते तो हमने अपनी सड़कों का इतना घटिया तरीके से इस्तेमाल तो नहीं करना था। आप खुद ही देख रहे होते हैं कि किस तरीके से सरकारी दफ्तर में जो लोग बैठे होते हैं वो कितने एरोगेंट होते हैं। वो आपसे ढंग से बात नहीं करते हैं, उनको ये लगता है कि वो भगवान बन चुके हैं। वो उस कुर्सी पर बैठ करके अपने आप को उस कुर्सी का भगवान समझने लग जाते हैं और आम व्यक्ति को रौंदना शुरू कर देते हैं। तो अगर वो पढ़े लिखे होते, समझदार होते तो वो इस तरीके का काम थोड़ी करते। जो भी व्यक्ति समझदार होगा, जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, जो भी व्यक्ति साक्षर होगा, वो इस तरीके की हरकत कभी भी नहीं करेगा। वो अपने प्रदेश को उन्नति प्रगति की ओर ले जाने की कोशिश करेगा, वो अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। मुझे एक बात समझ नहीं आती है
कि हम ये लोग क्यों इन सब चीजों को मानना शुरू कर देते हैं, क्यों हम इन सब दिखावे के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं और एक ही बात को हम सब मिल करके ऐसे रिपीट करते हैं, ऐसे अंधों की तरह हम इन चीजों को मानते हैं कि मुझे तो लगता है कई बार कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा दिमाग किसी और के कंट्रोल में है। और सच्ची बात तो यही है कि हमारा दिमाग किसी और के कंट्रोल में है, क्योंकि अगर हमारा दिमाग किसी और के कंट्रोल में ना होता तो हम इनके मुफ्त के प्रलोभन के पीछे नहीं दौड़ते, हम इनकी घटिया एडवर्टीजमेंट्स के पीछे नहीं दौड़ते। आज हम किसी भी चीज को मानने को तैयार हो जाते हैं, अपने आसपास जो घटित हो रहा है हम उसको भी नहीं मानते, हम उसको नहीं देखते। और जो नौजवान हैं, जो अपना करियर आप बना रहे हैं, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको नौकरी मिले, जो पहली नौकरी की तलाश में है, आज मैं ये उनसे भी कहना चाहता हूं कि कम से कम आप अपनी आंख को खुला रखिए, कम से कम अपने कानों को खुला रखिए, कम से कम अपने अराउंड देखो, अपनी आसपास की चीजों को देखो, कैसे बदल रही है दुनिया। दुनिया आज कहां से कहां पहुंच गई है। आज तो नॉर्मल ग्रेजुएशन की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। लोग मास्टर्स की डिग्री ले चुके हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, पीएचडी की डिग्री कर चुके हैं इंडिया में, उनके पास नौकरियां नहीं है। तो दुनिया किस तरीके से बदल रही है, टेक्नोलॉजी किस तरीके से बदल रही है, नई से नई टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया के अंदर नई से नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो अगर आप उन सब चीजों को नहीं सीखेंगे, उन सब चीजों को नहीं जानेंगे, तो आप अपने आप को साक्षर किस रूप में कह रहे हैं। साक्षरता होने का मतलब सिर्फ तभी है अगर आप उस साक्षरता से नौकरी प्राप्त कर सकें, अगर आप उस साक्षरता से रोटी कमा सकें, अगर आप उस साक्षरता से अपने परिवार को पाल सकें। और अगर आप वो चीज नहीं कर सकते हैं तो आप साक्षर नहीं हैं। दूसरी बड़ी चीज जो साक्षरता के अंदर आती है वो आती है अपनी सोसाइटी के बारे में, कि आप अपने सोसाइटी को लेकर के कितने जागरूक हैं, आप अपने मुद्दों को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कौन सी बात किससे करनी है। आप अपने मंत्रियों से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने नेताओं से किस तरीके से बात कर सकते हैं। ऑपोजिशन का क्या रोल होना चाहिए, लीडरशिप का क्या रोल होना चाहिए, रूलिंग पार्टी का क्या रोल होना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको ना तो ये पता है कि पक्ष का क्या काम है, ना आपको ये पता है विपक्ष का क्या काम है, ना तो आपको ये मालूम है किससे बात करनी है, ना आप आवाज उठा रहे हो, ना आपको सही मुद्दे मालूम है। उसके बाद आप अपने आप को साक्षर किस रूप में कह सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश 99% से अधिक साक्षर है और बहुत बढ़िया साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश की है, हम बहुत बढ़िया लिटरेट लोग हैं, तो मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत है। एक बार आप अपने आप से भी ये सवाल करें कि क्या मैंने जो पढ़ाई की है, क्या जो मुझे सिखाया गया है स्कूल में, कॉलेज में, वो सही रूप में सिखाया गया है या नहीं सिखाया गया है। एक बार जरूर सोचें, क्योंकि जो भी व्यक्ति जिंदा होगा, जो भी व्यक्ति समझदार होगा, जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, वो गलत के खिलाफ अपनी आवाज जरूर उठाएगा। वो इतना जरूर कहेगा कि ये सब चीजें गलत हो रही हैं, हमें सही रूप में सही चीज क्या चाहिए वो उसको पता होगा। लेकिन आप सब लोगों को नहीं पता है। मैं बहुत हैरान होता हूं, मैं कुछ यंग लोगों से मिला और उनसे मैंने बात की, मैंने उनसे पूछा कि तुम अपना ग्रेजुएशन करने के बाद या पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या काम करने वाले हो, क्या तुम्हारा करियर चॉइस है, तुम क्या बनना चाहते हो। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जितने भी लोगों से मैंने बात करी उनमें से अधिकतम लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि उन्होंने क्या करना है। उनको ये पता ही नहीं था कि डिग्री पूरी होने के बाद वो क्या करेंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ इतना लगता है कि उनको एक कागज दिया जाएगा डिग्री के रूप में, जिसको वो किसी भी जगह दिखाएंगे और जहां पर भी वो उस डिग्री को दिखाएंगे उनको अपने आप नौकरी मिल जाएगी। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। असल जिंदगी में आपसे आपकी स्किल्स पूछी जाती हैं। अगर आप किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में जाते हैं, क्योंकि मेरा भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस अब हो चुका है, 17-18 साल का एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी का मेरा हो चुका है नौकरियों का, जिसमें कि मैंने बड़ी इंडस्ट्रीज में भी काम किया है, छोटी इंडस्ट्रीज में भी काम किया है, स्टार्टअप्स में भी काम किया है और साथ ही साथ टीचिंग का भी काम किया है। तो एक काफी मिला जुला मेरा एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस में मैं अच्छी तरीके से बता सकता हूं आपको कि नौजवान की सोच कैसी है। कि अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, खास करके किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में, तो वो आपसे सबसे पहले पूछते हैं कि आप हमारे लिए फायदेमंद कैसे होंगे, आप हमें ये बताइए। आपने ये डिग्री की है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपने जो भी कागज लिया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको कितना नॉलेज है, आपके दिमाग ने कितना रिटेन किया है, आपको कितने अच्छे रूप में आप किसी चीज के ऊपर काम कर सकते हो, उसके बारे में कुछ बताइए। तो ये जो चीजें होती हैं ये आप तभी सीख सकते हैं जब आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल रूप में काम करें। तो इस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को साक्षरता दर में भी इंक्लूड करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब तक आप इन सब चीजों को इंक्लूड नहीं करोगे एक कंसोलिडेटेड रूप में, यानी कि मिले जुले रूप में, अगर आप साक्षरता को नहीं देखोगे तब आप गलत नंबर कैलकुलेट करते जाओगे। क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है अपने आप में रॉन्ग होगी। आप किसी भी सैंपल को कहीं से भी कुछ लोगों के साथ बात कर लो, जो पढ़े लिखे हैं, कॉलेज से आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, उनसे बात कर लो, साक्षरता कैलकुलेट कर लो और उसके बाद कह दो कि पूरे प्रदेश की साक्षरता यही है। तो ये तो आप जो भी कैलकुलेट करोगे गलत ही होगा, कभी भी सही नहीं होगा।
और मुझे ऐसा लगता है, और फिर से मैं ये कहूंगा कि आप अपनी आवाज को बुलंद करो, साथ ही साथ अब सरकारों से, अपने नेताओं से ये सवाल जरूर करो कि इस तरह के गलत नंबर्स को ना दिखाया जाए, सही नंबर्स को दिखाया जाए। क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश सही रूप में पूर्ण साक्षर है तो उसमें बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, और ये दोनों चीजें आपस में नहीं मेल खाती। अगर साक्षरता दर ऊंची है तो फिर रोजगार की दर भी ऊंची होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है। और अगर ये सत्य भी है, अगर मैं ये मान भी लूं कि हिमाचल प्रदेश पूर्ण रूप से साक्षर है, तो ये हमारे लिए खतरे की निशानी है। इसका मतलब ये होगा कि जितने भी हमारे पढ़े लिखे लोग होंगे, पढ़ी लिखी जनता होगी, पढ़े लिखे युवा होंगे, वो और ज्यादा परेशान होंगे। इसका मतलब ये होगा उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी, इसका मतलब वो क्राइम की तरफ जाएंगे, इसका मतलब वो बुराई उनको खींचेगी। और ये जो है हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बुरा दौर होगा। और अगर हम अपने प्रदेश को बचाना चाहते हैं, मैं युवाओं से भी ये बात कहना चाहता हूं और आप सभी से भी ये बात कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को मिलकर ही अपने प्रदेश को बचाना होगा। कोई बाहरी ताकत नहीं आएगी हमारे प्रदेश को बचाने के लिए। ये अगर नेताओं की शक्ल देखेंगे, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों, चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी के हों, यानी कि पक्ष और विपक्ष के जितने भी नेता हैं, अगर हम या 68 विधायक हैं, इनकी तरफ ही देखते रहेंगे तो ये हमें कुछ भी देने नहीं वाले। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है कि खुद बढ़िया तरीके से रहो, अपने परिवार को सेट कर दो, अपने परिवार को सब जगह नौकरियों में फिट कर दो। अगर वो नौकरी नहीं ले सकते तो उनको बिजनेसमैन बना दो, अगर वो बिजनेसमैन नहीं बन सकते तो उनको अच्छी शिक्षा के लिए फॉरेन कंट्रीज में भेज दो, वहां उनको सेटल कर दो। और ये सब करने के लिए ये जो है सरकार के पैसों का इस्तेमाल करते हैं, ये सरकारी धन का इस्तेमाल करते हैं, ये भ्रष्टाचार करते हैं, ये बहुत सारी चीजें करते हैं। हमें कई बार ये बताया जाता है, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, कई बार हमें ये बताया जाता है, मेरा एक्सपीरियंस है कि आप जो है स्कॉलरशिप पे देखोगे कि बहुत सारे जितने भी नेता हैं उनके बड़े बड़े जो बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप्स लेकर के फॉरेन कंट्रीज में निकल गए। अब आप सब ये सोचोगे यार कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं इनके, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि सारी इंटेलिजेंस, सारा दिमाग ये अमीरों के पास क्यों है, सारा दिमाग नेताओं के पास क्यों है, उन्हीं के बच्चों के पास क्यों है? कभी आपने सोचा इसमें एक बहुत बड़ा धांधली है अपने आप में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो हमारा जो देश है उसके द्वारा दी जाती हैं, देश के पैसे के द्वारा दी जाती हैं। वो एक अलग से स्कॉलरशिप्स बनी हुई हैं, मैं आपको अभी तो डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर कभी इसके ऊपर बात करेंगे। और वो जो स्पेशल स्कॉलरशिप्स होती हैं वो उन लोगों के लिए बनी है जो बहुत ज्यादा मेरिटोरियस है, यानी कि बहुत बढ़िया जो पढ़ने में है, उनके लिए वो बनाई गई थी स्कॉलरशिप्स इस भारत देश के अंदर। और इस स्कॉलरशिप्स का इस्तेमाल अगर आप देखोगे, आरटीआई डालो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालोगे, तो आप ये पाओगे कि अधिकतम जो लोग हैं जिन्हें फॉरेन कंट्री में भेजा गया है इस स्कॉलरशिप्स के द्वारा, वो नेताओं के ही बच्चे हैं। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उनको पता है, उनके पास एक्सेस है, वो उस चीज का फायदा उठा सकते हैं, तो उन्होंने फायदा उठा लिया। आम जनता को तो ये मालूम भी नहीं होगा कि भारत देश जो है वो खुद से स्कॉलरशिप्स देता है, और खास बच्चों को वो स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं जिसके द्वारा वो बच्चे जो है फॉरेन कंट्री में पढ़ सकते हैं। ये तो आम लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन पैसा आप लोगों का, मेहनत आप लोगों की, खून पसीने की कमाई आप लोगों की, टैक्स आप लोगों का, और उस पैसे का मजा जो उठाते हैं ये बड़े बड़े नेता उठाते हैं। और हिमाचल प्रदेश के अंदर हम ये देखते हैं, चाहे वो पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, वो हमेशा फायदा उठाते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते चले जाते हैं। कोई एक एमएलए होगा, वो पहले गरीब होगा, बाद में वो एमएलए अमीर बन जाएगा, अचानक से करोड़ोंपति अरबोंपति बन जाएगा। तो ये तो अब आप सबको समझने वाली बात है कि वो कैसे बन गया। और अगर आपको ये चीज अभी भी समझ नहीं आ रही है तो फिर मुझे ये लगता है कि हमें अपने आप की एजुकेशन के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर फिर से एक बार जरूर सोचना चाहिए। और आखिर में मैं बस इतना ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमें सबको जागना बहुत जरूरी है। हो सके तो अपने आसपास आप ये देखिए कि आपके लिए एक बढ़िया नेता कौन हो सकता है। अगर आपको कोई नजर नहीं आता है तो अपने आप से थोड़ा बहुत खोज कीजिए, जिस व्यक्ति को आप पसंद कर रहे हो उससे बात कीजिए, पूछिए क्या वो नेता बनने के लिए तैयार है, क्या वो आपके लिए खड़ा होने के लिए तैयार है। अपने समाज में से कुछ अच्छे लोगों को खड़ा कीजिए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ तो देखिए, हमें तीसरा विकल्प अब हिमाचल प्रदेश के अंदर चाहिए ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बहुत समय हो चुका हिमाचल प्रदेश को हम यही देखते रहे हैं कि दो पार्टियों के बीच में हिमाचल प्रदेश हमेशा झूलता रहा है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में सही विकास कभी भी नहीं हुआ है। और चाहे एजुकेशन हो, चाहे रोजगार के ऊपर काम हो, चाहे स्किल इंप्रूवमेंट हो, चाहे नॉलेज इंप्रूवमेंट हो, चाहे प्रैक्टिकल टीचिंग हो, इन सब चीजों के ऊपर, खास करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी और साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत सारा काम अभी होना बाकी है। और वो काम सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब अच्छे लोग वहां पे बैठेंगे, जब समझदार लोग वहां पे बैठेंगे कुर्सियों पर, और वो समझदार लोग आपके लिए अच्छे फैसले लेंगे। आप सब सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।